और ये सच है और इसी तरीके से काम चल रहा है वैसे तो, रियलिटी चेक यही है। और देखिए साथ साथ हम बात करते हैं, अगर बेल पर भी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूं, बेल को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इतने सारे रास्ते निकाल दिए जाते हैं कानून में। हमारे सारे वकील, देखिए आप भी वकील हैं, आपको खुद पता है कि इतने ज्यादा लूप होल्स है कहीं ना कहीं कि जिसका फायदा उठा के एक गलत आदमी की भी बेल हो जाती है। लेकिन वही बात करते हैं, एक गरीब आदमी की बेल होने में इतना समय क्यों लगता है? देखो ऐसा होता है कि गरीब आदमी की बेल होने में समय नहीं लगता है, वो राइट डिसीजन नहीं कर पाता है। राइट डिसीजन क्यों नहीं कर पाता है, मैंने फिर बताया आपको। देश का कानून अगर आपको पता है तो राइट डिसीजन ले पाओगे। जब सरकारी वकील साहब आपको मिलते हैं ना और वो जेल में आपसे मिलने आते हैं तो आप उनसे सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है नहीं ये वकील साहब कैपेबल नहीं है या ये मेरे केस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप वापस कोर्ट में आइए और बोलिए कि मुझे अपने वकील साहब को बदलना है। ये आपका अधिकार है, ये सबको पता है। सरकारी वकील साहब मिलते हैं पर लोगों को पता नहीं है कि वकील साहब बदल भी सकते हैं। आप कोर्ट में जाके बार बोलिए। अगर आपके साथ प्राइवेट वकील साहब भी हैं और उनको केस के बारे में नहीं पता तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल पकड़ की तरह बन जाओ कि नहीं जो करेंगे बस आप ही करेंगे। दोस्त देखो ऐसा होता है, हम जब बहुत ज्यादा किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं ना तो वहीं दिल टूटने के बहुत ज्यादा स्कोप बन जाते हैं। आप गरीब आदमी जो भी है, अमीर आदमी बड़े से बड़ा वकील खड़ा करता है, खुद वकीलों को अपने आप में वो इंटरव्यू ले लेता है कि मेरा केस प्रेजेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वकील साहब की हिस्ट्री भी चेक करता है, वकील साहब के केसेस को भी देखता है कितने केसेस लड़े, तब जाकर फाइल करता है कि अपनी वो फीस दे रहा होता है। अब गरीब आदमी ये सब काम नहीं कर पाता है जी। चैरिटी मिल रहा है। एक कहावत बहुत पुरानी है कि दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। अब या तो आपको फ्री में काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे वकील साहब हैं जो प्रो बोनो केस लेते हैं। प्रो बोनो केस लेते हैं कि मतलब कि मैं खुद इस केस को लड़ूंगा, फ्री में केस लड़ लूंगा, मुझे फीस नहीं चाहिए। पर उन वकील साहब तक भी लोग सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। आपको गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, आपका चयन सिर्फ ये डिपेंड और ये मैटर करता है कि आपकी बेल कब तक होने वाली है। बेल सबको मिलेगी, किसी को 1.5 साल में, किसी को 6 महीने में। 1.5 साल वाले को बेल मिली 1.5 साल में क्योंकि वो अच्छे से केस को प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसी केस में 6 महीने बेल मिल गई, क्यों? बड़े से बड़े वकील साहब खड़े कर लिए थे उसने। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि जब किसी पे कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर होने वाला होता है उससे पहले होती है एफआईआर, राइट? एफआईआर के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए एफआईआर में ना हमेशा डेट टाइम प्लेस बहुत मैटर करती है। और हमेशा जितने भी हमने चाहे मूवीज भी देखी हो ना कि जितनी भी मैनिपुलेशन होती है ना यार, वो डेट टाइम प्लेस और साथ साथ उस व्यक्ति का नाम उस वक्त क्या लिखा गया और कोर्ट में किस नाम से वो पेश किया गया, तो ये चीजें कितनी मैटर करती है? देखो ऐसा होता है कि जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है ना उससे पहले एक तहरीर बनती है या फिर हम बोले कंप्लेंट बनती है। कंप्लेंट से एफआईआर बनती है हमेशा, ऐसा नहीं सीधे एफआईआर कट गई। या फिर जो बहुत सीरियस अपराध होते हैं उसमें तो विक्टिम कोर्ट वहां पे पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, वो बोलता है और सामने वाला लिख रहा होता है, तो भी तो वो कंप्लेंट ही है, वो सीधी एफआईआर नहीं दर्ज हो जाती है सीधी। अब इसमें होता क्या है कि अगर डेट टाइम प्लेस अगर मिसिंग है तो आपको बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं बेल लेने में, केस को क्वैश करवाने में। अब एक आदमी बोलता है कि उस दिन इतने बजे इस जगह पर इस आदमी ने मुझे गोली मारी। अगर वो असली केस है तो वहां पर उस इंसान की लोकेशन भी आएगी, उसकी कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगी, कोई ना कोई गवाही मिल जाएगा। अगर वो फर्जी केस है तो आप देखना वो टाइम गायब होगा, उसके अंदर डेट भी गायब होगी। अब इसी में जब कोई फर्जी केस होते हैं ना, मान लीजिए फर्जी केस किसी बनाना है जी, पॉक्सो केस बनाना है किसी का, तो उसमें किस तरह से एक स्टेटमेंट लिखवाई जाएगी, उसमें लिखा जाएगा उसके अंदर कि ये अंकल जो मेरी गली में ही कहीं पर काम करते हैं, उनकी एक दुकान चलती है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। उस लड़की की उम्र कुछ भी हो सकती है, 12 साल 13 साल 15 साल। वो बोलते हैं कि आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले मैं इस अंकल की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। उन अंकल ने मुझे दुकान में खींच लिया, मेरे साथ में गलत हरकत की और मुझे बोला कि किसी को भी अगर बताएगी तो तेरी छोटी बहन को भी जान से मार दूंगा और तेरी मदर को भी जान से मार दूंगा और यही काम दोबारा भी तेरे साथ करूंगा। तो मैं डर के मारे नहीं बोल पाई। अब मैं आज स्कूल से आ रही थी तो स्कूल से आते हुए अंकल ने मुझे बुलाया तो मैं दुकान पर नहीं गई और भागकर अपने घर में आ गई, मम्मी को बताया और मम्मी ने कंप्लेंट करवा दी। ठीक, अब कंप्लेंट हो रही है कि आज से लगभग 2.5 महीने पहले। समय क्या था? समय दोपहर का था। दोपहर का मतलब वो 11-12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भी हो सकता है। ठीक है, डेट क्या थी? डेट मुझे याद नहीं है। तीनों चीज गायब है, डेट टाइम प्लेस। प्लेस तो ठीक है कि वो दुकान है पर वहां पर वो गायब है, डेट और टाइम। अब वो कैसे पता करेगा वो आदमी कि जिस डेट की बात कर रही है बच्चा यहां पर था कि नहीं या मैं यहां पर था कि नहीं?
वो कैसे बात करेगा कि उस टाइम कितना था, बच्चे का ट्यूशन टाइम कितना था। तो जब फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा कि जो स्टोरी मैंने बताई ये जेन्युइन नहीं हो सकती, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जेन्युइन है तो लोगों को ज्यादातर डेट टाइम प्लेस याद रहता है। तो ये चीजें यहां पर मिस पाई जाती है। तो इस तरह के केसेस दर्ज होते हैं और ऐसे केसेस में कई बार हमें बेनिफिट मिल जाता है अगर वो पॉक्सो जैसे केसेस नहीं है। कोई आदमी बोल रहा है कि इसने मुझे चाकू मारा और वो डेट टाइम प्लेस नहीं दे पा रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है, वो अपना ही केस प्रूफ नहीं कर पा रहा। पर पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? वो एक्यूज पर है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ऐसे में डेट टाइम प्लेस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और देखा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बंदे को अरेस्ट पहले कर लिया, एफआईआर बाद में हो रही है। अरेस्ट हमेशा एफआईआर के बाद होगा। इंसान, आप किसी को बुला सकते हो, कस्टडी में ले सकते हो, पूछताछ चल सकती है, पर अरेस्ट तभी होगा जब एफआईआर लॉन्च जाएगी। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात करें विटनेस की, केस चल रहा है जो भी आपने अभी A to Z एग्जांपल दिया, ठीक है, और तो ऐसे केस में जब विटनेस से कुछ भी पूछ सकते हैं वकील साहब रिलेटेड टू एनीथिंग, हक होता है इतना? देखिए अल्टीमेटली ये होता है कि हमें सच को बाहर निकलना है। अल्टीमेटली फेयर ट्रायल की बात हो रही है, फेयर जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी के साथ न्याय हो रहा है, न्याय होते हुए दिखना भी तो चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सिंपल सी स्टेटमेंट की जाती है। अब मैं सवाल किसी इंसान से पूछ रहा हूं, देखो बहुत सारे सवालों में हमें रोक दिया जाता है। पॉक्सो में मैं कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। लड़की रेप की विक्टिम आई है तो मैं उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकता। जब मैं कुछ सवाल उससे पूछ रहा हूं तो कई बार यह होता है कि हम उसके कैरेक्टर का एसेसिनेशन कर रहे हैं, हम उसके कैरेक्टर उछाल रहे हैं। पर मैं जब सवाल पूछूंगा नहीं, एक लड़की के साथ एक थोड़ा बोल्ड सवाल यहाँ पे शुरू होता है। हम वो कहते हैं, लड़की बोलती है इसने रेप किया, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि रेप हुआ, रेप का मतलब क्या है आपका? वो कहती है मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ इसने जोर जबरदस्ती की। उसका मतलब क्या है? हालांकि एक वकील साहब को डीप में जाना नहीं चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अगर उसने बोला कि मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की, मेरे साथ में बदतमीजी की, मेरे साथ में रिलेशन बनाया, ये रेप प्रूफ नहीं है। साफ साफ बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन बनाने का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती का मतलब क्या होता है? रेप का एक अलग मतलब है। फिर बड़े ही बोल्ड वे में बाकायदा लिखवाया जाता है कि वहां पर गए, मेरे उनसे कपड़े उतार दिए, प्राइवेट पार्ट को टच किया। बड़ी डिटेल में पॉक्सो में तो ये भी लिखवाया जाता है, प्राइवेट पार्ट को प्राइवेट में डाल दिया। बहुत डिटेल में, बड़ा बोल्ड में बता रहा हूं आपको, पर कोर्ट में ऐसे ही चलता है। अगर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब आप बोलोगे भाई किसी इंसान की मोडेस्टी आउटरेज हो रही है यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं है। केस भी तो उसने ठोका है। एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरा मुद्दा तो बताओ। मेडिकल आपने क्यों नहीं कराया? आपके साथ रेप हुआ है भाई, अब मेडिकल क्यों नहीं कराया आपने? उस दिन जिस दिन आपके साथ रेप हुआ था उसी दिन कराना चाहिए था आपको। होटल की लोकेशन उस दिन आप अगर दे देते तो वहां की चद्दर वगैरह उठाकर वहां पे एफएसएल में भेजी जा सकती थी। बहुत सारी चीज जब केस बनाए जाते हैं तो उन केसेस को देखते हुए केस जब आगे बढ़ता है ना, तो ये दिखता है कि मैं कौन से सवाल पूछूं और कौन से ना पूछूं। अब एक मर्डर हो गया, अब पुलिस वाला हमारी स्टेटमेंट आके दे रहा है, जब मैं वह घटना पहुंचा तो ये आदमी खड़ा हुआ, चाकू इसके हाथ में था। अब सवाल ये आता है, चाकू इसके हाथ में था, कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? कहता नहीं, सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है। वहां पर कोई कैमरे थे? वो कहता कैमरे तो नहीं थे। अब इतने में ही उसी वक्त ही कुछ फोटोज खिंची हुई वो कन्फ्रंट करवाते दिखाते हैं कि भाई ये फोटो क्या उसी लोकेशन की है? कहते हैं हाँ उसी जगह की है। ये पीछे एटीएम दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। उस पर लगा कैमरा दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। आपने इस कैमरे की फुटेज कभी लेने की कोशिश की? नहीं की। सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, सिर्फ वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो। क्या बात है कि मैं कानून को कुछ बाहर लाना चाहता हूं, उन बातों को, अगर वो बातें बाहर नहीं आई तो उस इंसान को सजा हो जाएगी। मैं सवाल कोई भी पूछ सकता हूं, सिर्फ अपनी मर्यादा में रहते हुए। ठीक है, मैं किसी छोटे बच्चे से वो सवाल नहीं पूछ सकता। जी।